हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का ये प्राचीन भारत का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग उस प्राचीन भारत की स्रोत को जानेंगे कि स्रोत के आधार पे ही इतिहास का लेखन कला की विकास किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्रोत के आधार पर। किस आधार पर? स्रोत के आधार पे इतिहास को तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, हम लोग को जानकारी मिलती है। दूसरा क्या होती है? साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यिक स्रोत से भी क्या होती है, हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। और दूसरा होता है विदेशी स्रोत। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, उनके द्वारा भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ का लेखन कला की विकास किया गया था, तो उनसे भी हम कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी आधार पर हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पुरातत्व के बारे में। किसके बारे में? पुरातत्व के बारे में होता है। पुरातत्व के बारे में कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व, पुरातात्विक बोलते हैं या तो पुरातत्व क्या है, तो जो खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है, जब खुदाई की है, खुदाई से हमें जो भी चीज़ प्राप्त हुआ है तो हम उसे पुरातत्व ही कहते हैं। और उसमें हमें सबसे पहले जानेंगे अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? अभिलेख। तो अभिलेखों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा क्या होती है? सिक्का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा मूर्ति से भी हमें जानकारी मिलता है। इसके अलावा भवन एवं स्मारक, भवन एवं क्या होती है? स्मारक से भी हमें क्या होती है? जानकारी मिलता है। तो अभिलेख आज की जो हमारा टॉपिक है, जो अभिलेख, सिक्का, मूर्ति एवं भवन के आधार पर ही पुरातात्विक स्रोत को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभिलेख। तो अभिलेख के जो अध्ययन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। और हम लोग का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिसे बोलते हैं बोगज कोई अभिलेख। क्या बोलते हैं? बोगज कोई अभिलेख। और भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था अशोक का अभिलेख को। किसका अभिलेख? अशोक का अभिलेख। और पढ़ने का काम करता जेम्स प्रिंसेप महोदय ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का काम किया था 1837 ईस्वी में। 37 ईस्वी में। और इस अभिलेख को लिखने का काम चापड़ के द्वारा किया गया था। तो इस आधार पर हम लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जो हम लोग जैसे जानेंगे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का योहल अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो ऐसे इस आधार पर हम लोग इतिहास की जानकारी का अध्ययन करते हैं। दूसरा हम लोग का पढ़ना था सिक्का के बारे में। सिक्का, तो सिक्का से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्का के आधार पे। तो सिक्का के जो अध्ययन होता है उस सिक्का के अध्ययन को नियोमेस्टिक कहा जाता है। नियोमेस्टिक कहा जाता है। और सिक्का का जो प्रचलन है जो 600 बीसी में, यानी छठी शताब्दी में सिक्का की प्रचलन किया गया था। और इसमें जो सिक्का का जिसे हम लोग बोलते थे आहत सिक्का, यानी कि प्राचीन सिक्का को छठी शताब्दी में जो प्राचीन सिक्का था उस प्राचीन सिक्का को क्या बोलते थे? आहत सिक्का। और इस आहत सिक्का को साहित्य में, इस आहत सिक्का को साहित्य में कासर्पण के नाम से जाना गया। कासर्पण के नाम से जाना जाता है। यानी कि सबसे वो कहा जाता है कि जो सबसे पहले शुद्ध सोना के जो सिक्का है जो कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। सबसे ज़्यादा सोना के जो सिक्का है जो गुप्त काल में जारी किया गया था, जो काफ़ी क्या होती है? इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मूर्ति के बारे में। किसके बारे में? मूर्ति। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पहली बार जो प्राचीन भारत में मूर्ति का जो साक्ष्य हमें मिला है वो मिला है हड़प्पा काल से मिला है। हड़प्पा काल से मिला है, क्योंकि हड़प्पा में आप जानते हो कांसा की मूर्ति मिला, कांसा की मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मूर्ति का पहली बार जो साक्ष्य है और हड़प्पा से ही मिली है। लेकिन जो मंदिर मिला है, मंदिर जो गुप्त काल से, क्यों काल से? गुप्त काल से मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था और वहाँ से ही
हमें गुप्त काल की इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि मूर्ति से हमें हड़प्पा की जानकारी मिलती है। तो चलिए, मूर्ति जो बनाए जाते थे, जब भारत यूनान के संपर्क में आया, जब मध्य एशिया के संपर्क में आता है, तो क्या होती है, 2-3 कला का हमें निर्माण होता है। ऐसा देखिए हम लोग जानते हैं, जब भारत किसके संपर्क में, मध्य एशिया के संपर्क में पहुंचता है, और मध्य एशिया लोग जो था, जो यूनानी था, तो यूनान से भी कला सीखा। तो वहाँ से कहा जाता है कि गंधार कला का विकास होती है। कौन सी कला? गंधार कला। और दूसरा क्या था? हिंद कला। ये क्या थी? हिंद कला थी, हिंद। और तीसरा था मथुरा कला। क्या था? मथुरा कला। तो हिंद और यूनान से जो कला विकसित हुआ, जिसे बोलते थे गंधार कला, हिंद और यूनान के द्वारा, हिंद और एशिया कहे या तो यूनान कहे, यूनान से, तो हिंद और यूनान के मिश्रण से जो कला का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? गंधार कला। और ये भारत का स्वदेशी कला था। यानी क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण किया गया था, जो किस कला में किया गया था? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण है जो गंधार कला में किया गया था। कौन कला में? गंधार कला, जो 2 मिश्रण से बना है, हिंद और यूनानी कलाओं से बना है। इसके अलावा भारत में जो मंदिर का निर्माण किया जाता था, भारत में जो मंदिर का निर्माण किया जाता था, जो किस कला में की जाती थी? तो भारत में जो मंदिर बना है, जो 3 आधार पे बना है। एक तो होता है वेसर, एक होता है वेसर शैली, दूसरा होता है द्रविड़ शैली, और तीसरा होता है नागर शैली। क्या होती है? नागर शैली। तो दक्षिण भारत में जो भी हमें मंदिर मिलता है बना हुआ, दक्षिण भारत के जो भी हमें मंदिर मिला है, जो द्रविड़ शैली के आधार पर बना है, और उत्तर भारत में जो भी हमें मंदिर जो बना हुआ मिला है, वो किस कला में, किस शैली में मिला है? तो उत्तर भारत के जो मंदिर है, जो हमें नागर शैली से प्राप्त हुआ है, और मध्य भारत के जो मंदिर है, जो वेसर शैली में, यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिर है, जो किस शैली से? नागर शैली से प्राप्त होती है। तो ये हम लोग का एक टॉपिक था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य है, जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की जो जानकारी है, जो हमें अभिलेख से, मुद्रा से, स्मारक से ही प्राप्त होती है। अभिलेख क्या होती है? जो पाषाण शिलाओं एवं स्तंभों एवं दीवारों एवं मुद्राओं पे, ताम्र पत्रों पे उत्कीर्णन किए जाते हैं, यानी कि उन पे लिखा हुआ जो भी हमें साक्ष्य होती है, उसी को अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो मध्य एशिया का बोगजकोई से प्राप्त हुआ है, जिसमें हित्ती नरेश और सिप्लियामा तथा मितनी नरेश के बीच संधि का उल्लेख है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि जो बोगजकोई अभिलेख है, जो जिसे एशिया का माइनर कहा जाता है, और इसमें 1400 ईसा पूर्व की अभिलेख की जानकारी है, जिसमें वैदिक देवताओं का भी मतलब उल्लेख किया गया है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, मत्स्य का नाम इसमें मिलता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जहाँ से क्वेश्चन कई बार सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसा क्वेश्चन आता है, कलिंग के जो राजा था खारवेल, तो इनके द्वारा जो अभिलेख था, इनका जो अभिलेख है क्या था? हाथी गुफा अभिलेख का वर्णन किया गया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि रुद्रदामन का इतिहास पढ़ना हो तो जूनागढ़ का अभिलेख पे आप जाइए, उसके बारे में पढ़िए, तो इनकी इतिहास की जानकारी मिल जाती है। गौतमी बाल श्री का जो अभिलेख है, जो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है, एहल अभिलेख। मालवा नरेश वर्मन का जो अभिलेख है, जो मंदसौर से प्राप्त होती है। और स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, जिसे बोलते हैं भीतरी अभिलेख या तो जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। हर्षवर्धन की जो उपलब्धि है, जो 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है, एक को बोलते हैं बांसखेड़ा अभिलेख, दूसरा को बोलते हैं मधुबन अभिलेख, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सातवाहनों की जो उपलब्धि है, जो कहाँ से प्राप्त होती है? बालघाट कार्ल अभिलेख से प्राप्त होती है। शुंगों की उपलब्धि है जो अयोध्या के अभिलेख से,
अब इम्पोर्टेंट होता है भानुगुप्त का जो अभिलेख है, जो एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसी एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। और नहरों की जो जानकारी है जो किनसे मिल जाती है, जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे के हम लोग टॉपिक में देखते हैं कि भगवान भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है, जो एवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। भागवत धर्म गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम भारतवर्ष जो शब्द है, जो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम द्विज की जानकारी देने वाला अभिलेख क्या है, सहगौरा अभिलेख है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ, एरन अभिलेख से। और रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब हम लोग जानेंगे मुद्रा के बारे में। किसके बारे में, मुद्रा के बारे में। तो भारत में सिक्कों की प्राप्ति 6वीं शताब्दी या तो 8वीं शताब्दी से हमें मिलती है। प्राचीनतम जो सिक्का होता है जिसे आहत सिक्का कहते हैं, और साहित्यिक ग्रंथ में उस आहत सिक्का को क्या बोले थे, कासरपन सिक्का। कासरपन सिक्का के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो सिक्का पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। लेख लिखवाने का कार्य कौन किया था, यवन सिक्कों के द्वारा। और प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्रा से ही प्रमाणित होता है। और कनिष्क के शासन काल में सिक्कों में बौद्ध के अनुयायी होने का पता चलता है। तो हम लोग जो भी हम लोग का जो पुरातात्विक साक्ष्य था, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपने इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, जय हिंद।